तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक और लैंड में आता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होली बीस्ट होते हैं जो कि एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और वहीं पर ही जाओ युन की मुलाकात एक लड़की से भी होती है। वो जाओ युन से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर बच गए तो फिर हम लोग इस बैटलफील्ड के सेंटर पर मिलेंगे। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और जाओ युन भी वहां से जाने लगता है, मगर वहां पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि जाओ युन को मारने के लिए आए थे और वो लोग उसे मारने के लिए उस पर अटैक्स की बौछार कर देते हैं, जिसकी वजह से जाओ युन भागते भागते डीमन क्लान की एक फॉरबिडन टेरिटरी की तरफ चला जाता है। वहां पर उस पर अचानक से कोई बंदा एक अपनी सिल्वर सोर्ड के साथ हमला कर देता है। जाओ युन उन अटैक्स से बचते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके करीब जाता ही उसे बहुत ही जोर से लात मारते हुए पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो बंदा जाओ युन से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने मेरी 9 सोर्ड टेक्निक्स को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि तुम अब मेरी इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। और वो बंदा फिर अपने बारे में बताता है तो जाओ युन उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वो बंदा उसे फिर अपने बारे में बताता है कि मुझे यहाँ पर डीमन क्लान के कुछ एंसेस्टर्स ने ट्रैप कर दिया है, जिसकी वजह से जाओ युन को उस पर अफसोस होने लगता है। मगर वो मास्टर कहता है कि बस छोड़ो, अब पास्ट की बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। मेरी बॉडी तो वैसे ही बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, मैं बस एक रेनमेट सोल हूँ और मैं यहाँ पर ऐसे बंदे का इंतजार कर रहा हूँ जो कि मेरे सोर्ड स्किल्स को इनहेरिट कर सकता है। मैं एक मर्तबा अपने सोर्ड स्किल्स किसी के पास ट्रांसफर कर दूं तो उसके बाद मैं सुकून से यहाँ से जा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो एक पावरफुल एनर्जी अटैक करते हुए वहां पे मौजूद एक पहाड़ पर छुपे हुए एक मेंशन को भी अपीयर कर देता है और जाओ युन को बताता है कि बदकिस्मती की बात है कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से आज तक कोई भी बंदा मेरे टेस्ट को पास नहीं कर पाया था, मगर तुम पहले बंदे हो जिसने ये टेस्ट पास किया है। तुमसे पहले एक बंदा ऐसा आया था कि जिससे मुझे उम्मीद थी शायद वो उस टेस्ट को पास कर लेता, मगर वो भी उसे पास नहीं कर पाया था। उसने अपना नाम कुछ डीटियान जैसा बताया था। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि डीटियान वो तो मेरा मास्टर है। ये सुनकर वो सीनियर कहता है कि अच्छा, वो अभी भी जिंदा है। यकीन नहीं आता कि इतना एरोगेंट बंदा अभी तक सरवाइव कैसे कर रहा है। तो फिर जाओ युन कहता है कि बस शायद उनका लक अच्छा है इसीलिए वो अभी भी जिंदा है। मगर वो सीनियर कहता है कि चलो दफा करो उसे, वैसे भी तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है तो अब मैं तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस दे सकता हूँ क्योंकि तुम इसके लिए क्वालिफाई कर चुके हो। ये कहने के बाद वो अपने बुक उसे देने लगता है तो जाओ युन उस बुक को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो मास्टर फिर से अपनी बुक को पीछे हटा लेता है और कहता है कि अगर तुम वाकई में इस क्वासी सूत्रा एम्परर बुक को रीड करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक और टेस्ट पास करना होगा। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि क्या एक और टेस्ट? तो वो सीनियर कहता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम वो टेक्निक सीख जाओगे, अगर तुम फेल हो गए तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर जाओ युन थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि आप जरूर मजाक कर रहे हैं। जिस पर वो सीनियर कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी अभी से ही हवा टाइट हो गई? मगर जाओ युन कहता है कि नहीं, मैं आपको अपना रोल मॉडल मानता हूं और मैं आपके सामने डरूंगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस टेस्ट को पास करने के लिए चाहे मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के बाद वो उस टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है और एक पोज बनाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद उसका मास्टर कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी असेसमेंट के लिए तुमसे सवाल पूछने वाला हूँ और मेरी असेसमेंट का पहला सवाल ही तुम्हें बिल्कुल चौंका देने वाला है, क्योंकि मेरा सवाल ही यही है कि तुम क्या इस बुक को 1 साल के अंदर मास्टर कर सकते हो? अगर तुम इसे 1 साल के अंदर सीख जाते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो सकते हो। मगर इतना कहने की ही देर थी कि जाओ युन कहता है कि सीनियर, मैंने इसे मास्टर कर लिया है। ये सुनकर उस मास्टर को भी एक जोर का झटका लगता है। जिसके बाद जाओ युन उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने मास्टर को एक डेमो दिखाता है, जिसमें हमें उसकी बॉडी के चारों तरफ एक पावरफुल सिल्वर ब्लैक ऑरा दिखाया जाता है। ये देखकर वो सीनियर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी जनरेशन में कोई ऐसा बंदा पैदा हुआ है जो कि आगे चलकर एक एम्परर बनने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि आसमान में हर जगह बादल छा जाते हैं और फिर तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिस पर वो रेबिट गर्ल और वो टर्टल मास्टर दोनों ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद अब डीमन टॉम में कुछ हलचल होने वाली है और वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये ओरा उस लड़के का ही है जो कि फॉरबिडन एरिया में गया था। कहीं उसने वो इनहेरिटेंस अचीव तो नहीं कर ली? अगर सच में उसने इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया है तो मेरे ख्याल से फिर हमें अब यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो वो पहले मुझे ही मारेगा।
मगर वो टर्टल मैन फौरन से उसके सामने आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहने के बाद वो कोई गोल्डन चीज बाहर निकालता है और कहता है कि इसके जरिए हम लोग इस पूरे के एरिया को ही सील कर देंगे, जिसकी वजह से वो कभी यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाएगा। ये कहने के बाद वो उस गोल्डन सील का इस्तेमाल करते हुए उसके जरिए उस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर एक बड़ा सा डोमेन बना देते हैं, जिसकी वजह से अब ज़ाओ युन वहां से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और दूसरी तरफ वो सीनियर और ज़ाओ युन दोनों ही उस डोमेन को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो सीनियर कहता है कि लगता है कि यहाँ पर ऐसे कुछ डीमंस हैं जो कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं देना चाहते। मगर ज़ाओ युन कहता है कि सीनियर आप बेफिक्र हो जाए, मैं इस बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर वो सीनियर कहता है कि नहीं, इस बैरियर को तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं, पर छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बढ़कर कुछ है। इस बैरियर को तो हम लोग बाद में देख लेंगे, फिलहाल तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहने के बाद वो उसे अपने उसी मेंशन के अंदर लेकर जाता है जहां पे एक सिल्वर सोर्ड रखी हुई होती है। उसके चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक सिल्वर किलिंग हो रहा होता है। ज़ाओ युन जैसे ही उस जगह पे आता है और वो उस सोर्ड की तरफ देखता है तो उसे अचानक उस सोर्ड के साथ कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। वो अचानक से पास्ट मेमोरीज में चला जाता है जहां पे वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है जहां पर हर तरफ बीस्ट ही बीस्ट हैं और वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और वहां पर हमें उसी सीनियर मास्टर को भी दिखाया जाता है, उसके हाथ में वही सिल्वर सोर्ड होती है और वो उस सोर्ड के साथ बिल्कुल गुस्से में पागल हो चुका होता है और वहां पे मौजूद डीमंस को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। वो सोर्ड इतनी ज्यादा शार्प होती है कि डीमंस के टुकड़े टुकड़े कर देती है, यहां तक कि वो गोल्डन एंड तो उसके एक ही वार में खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद ज़ाओ युन भी बिल्कुल हिल सा गया था और मास्टर से आवाज देते हुए कहता है कि चलो अब होश में आ जाओ। ये कहने के बाद वो अचानक से उस इल्यूजन से बाहर निकल आता है और अपने आसपास मास्टर को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। और वो मास्टर ज़ाओ युन से कह रहा होता है कि तुमने मेरी सोर्ड को देखा है ना, इसकी पावर कितनी शानदार है। मगर ज़ाओ युन कहता है कि सीनियर, मैं बस अभी अभी उस इल्यूजन से बाहर निकला हूँ। तो मास्टर कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि फिर तुम तो वाकई इस सोर्ड को डिजर्व करते हो। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, शायद मैं इस सोर्ड डिजर्व नहीं करता। मगर वो मास्टर कहता है कि इस सोर्ड ने मेरी वजह से न जाने कितने ही लोगों को काट कर रख दिया है, जिसकी वजह से ये सोर्ड अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। मैं अब इस सोर्ड को और ज्यादा यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये मेरे हाथ में रहेगी तो ये और भी ज्यादा खून खराबा करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रख लो। इसके जरिए तुम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार सकते हो, चाहे तुम्हारे सामने फिर हजारों डीमंस ही क्यों ना आ जाएं, ये सोर्ड उन्हें आराम से खत्म कर देगी। मगर ज़ाओ युन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मगर वो मास्टर कहता है कि तुम्हें अपने पास इसे रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर डीमन टेरिटरी में घूम रहे हो और यहाँ पर डीमंस तुम्हें कभी भी घेर सकते हैं, ये सोर्ड तुम्हारे काम आएगी। मगर ज़ाओ युन कहता है कि नहीं, ये एक इविल सोर्ड है और मैं अगर कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये सोर्ड मेरे ऊपर अपनी पावर को यूज करते हुए मुझे कंट्रोल कर लेगी और मेरे हाथों फिर न जाने कितने लोगों का खून हो जाएगा। मगर वो मास्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चाहो तो इसे दोबारा से रिफाइन करके अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हो। मगर ज़ाओ युन कहता है कि नहीं, मैं नहीं ले सकता। ये सुनकर वो मास्टर गुस्से में अपनी सोर्ड ऊपर उठाता है तो ज़ाओ युन गुड़ जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे दे दीजिए। ये कहने के बाद वो मास्टर फिर उस सोर्ड को ज़ाओ युन के हवाले कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस सोर्ड को कोई अच्छा सा नाम भी दे देना चाहिए। तो ज़ाओ युन उसे एक इविल गार्डियन का नाम दे देता है, जिस पर वो मास्टर शुरू में तो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, मगर फिर वो कहता है कि ये तो जबरदस्त नाम है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए 2 काम और भी हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम 2 काम लाजमी से करना। अगर कभी भी डुगू फैमिली में कोई भी बंदा तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो तुम कभी भी मुझे मदद के लिए बुला सकते हो। और फिर मैं चाहता हूँ कि तुम डुगू फैमिली के किसी भी एक डिसाइपल को अपना डिसाइपल बना लो और उसे मेरे सोर्ड स्किल्स लाजमी से सिखाना। इस तरह मेरी जनरेशन जब मेरे स्किल्स को सीखेगी तो मेरे स्किल्स वो उनके पास हमेशा मौजूद रहेंगे और मैं इस तरह हमेशा उन लोगों की यादों में रहूंगा। तो ज़ाओ युन कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर वो मास्टर भी खुश हो जाता है और कहता है कि सच में तुम तो कमाल के लड़के हो, मैंने इतना साल जो इंतजार किया है वो अब बेकार में जाया नहीं हुआ। चलो अब तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा, मगर बाहर तो बैरियर बना हुआ है। ये सुनते ही मास्टर कहता है ठीक है, तुम उस बैरियर को मुझ पर छोड़ दो,
ये कहते ही वो मास्टर तेजी से उस बैरियर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जाते ही एक सिल्वर सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर ज़ाओ युन मास्टर को रोकता है, मगर वो मास्टर उस सोर्ड के साथ उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो खुद भी खत्म हो जाता है और डुमेन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की और वो टर्टल दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो लड़की कहती है कि ये लड़का पता नहीं कितना पावरफुल है, इसने हमारे डुमेन को तोड़ दिया है। मगर वो पीछे देखती है तो टर्टल तो पहले ही भाग चुका होता है। इतने में फिर ज़ाओ युन भी वहां पर आ पहुंचता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम एक एविल डीमन हो। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी सिल्वर सोर्ड को बाहर निकालता है, उसे मारने वाला होता है, मगर अचानक से उसे फिर से अपने मास्टर की आवाज सुनाई देती है और वो उस सोर्ड को किसी तरह कंट्रोल करते हुए उस लड़की को मारने के बजाय साइड पे हमला करता है और वापस से उस सोर्ड से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है। तो वो सोर्ड हवा में ऊपर जाने के बाद दोबारा से अपनी एनर्जी चार्ज करने लगती है और इस तरफ हम देखते हैं कि वो टर्टल जैसे ही भाग रहा होता है तो वो कहता है कि ये बंदा पता नहीं क्या चीज है, इसने मेरे डोमेन को तोड़ दिया है, अब तो ये हम लोगों की खटिया खड़ी कर सकता है। इतना कहने के बाद वो सिल्वर सोर्ड बहुत ही तेजी से जाती है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोर्ड सीधा उसके पिछवाड़े पर जा घुसी थी, जिसकी वजह से उसका काम वहीं तमाम हो गया था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो रैबिट गर्ल जब होश में आती है तो वो भी बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसका मतलब है कि उस लड़के ने मुझे अभी नहीं मारा है, मगर उस लड़की को ज़ाओ युन ने रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। जिसके बाद वो कहती है कि वो गोल्डन टर्टल वो कहाँ गया। फिर हमें वहां पर ज़ाओ युन को दिखाया जाता है, वो कहता है कि सच में इस टर्टल का तो मीट कमाल का है, इसकी खुशबू से ही मेरा दिल खुश हो गया है। वो उस रैबिट गर्ल से कहता है कि तुम इसके बारे में क्या कहती हो, क्या तुम्हें भी चाहिए। ये देखकर तो उस लड़की के भी छक्के छूट जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर वो रैबिट गर्ल ज़ाओ युन को बता रही होती है कि आज वो दिन आ गया है जो कि हजारों सालों में एक मर्तबा आता है। आज वो एंशिएंट टॉम ओपन होने वाली है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर छुपे हुए हैं। मगर फिर ज़ाओ युन कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही, अगर सच में तुमने मुझसे झूठ बोला तो फिर याद रखना कि मैं तुम्हारी बॉडी को काट कर तुम्हारी तिक्का बोटी बना दूंगा या फिर तुम्हें फ्राई करके खा जाऊंगा। जिस पर रैबिट गर्ल कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। वो डीमन एम्परर टॉम दोबारा से एक्टिवेट होने वाली है और उसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर छुपे हुए इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम जाकर दूसरे लोगों से पूछ सकते हो जिसे एंशिएंट टॉम के बारे में मालूम है। सुनकर ज़ाओ युन उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है कि मेरा ये दूसरा हाथ सच में फिर से कुछ पकाना चाहता है और उसके लिए मुझे फिर से थोड़ा सा मीट चाहिए होगा। ये सुनते ही वो रैबिट गर्ल फिर से अपनी औकात पर आ जाती है और कहती है कि उस एंशिएंट टॉम के बारे में कहा जाता है कि वहां पर अगर कोई बंदा एक मंथ तक प्रैक्टिस करता है तो उसकी प्रैक्टिस एक साल के बराबर की होगी। इस एंशिएंट टॉम के अंदर एक 9 सूत्रा मंत्र भी लिखा हुआ है। अगर तुम वाकई में एक जीनियस हो तो तुम उस 9 सूत्रा मंत्र को जरूर समझ पाओगे। ये सुनकर ज़ाओ युन कहता है अच्छा ठीक है, आज से मैं तुम्हें शाओ बाई कहकर पुकारूंगा। ये सुनते ही रैबिट गर्ल कहती है कि मेरा नाम व्हाइट रैबिट है। मगर ज़ाओ युन जैसे ही सोर्ड निकालता है तो वो लड़की कहती है कि शाओ बाई नाम इतना बुरा नहीं है, बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो ज़ाओ युन कहता है मुझे उस एंशिएंट टॉम की तरफ लेकर चलो। ये कहने के बाद वो ज़ाओ युन से कहती है कि मुझे लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा घुमाओ। ये कहने के बाद ज़ाओ युन उसे घुमाता है तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, अब मेरे साथ साथ चलो। कहने के साथ ही वो ज़ाओ युन को सीधा उस एंशिएंट टॉम की तरफ लेकर जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे खुद ही एंशिएंट टॉम का पूछ लिया, अब तुम्हें वहां पर जरूर लेकर जाऊंगी ताकि वहां पर जाने के बाद बाकी डीमंस तुम्हारी चटनी बना दें। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एंशिएंट टॉम के बाहर तो पहले से ही कुछ लोग खड़े हुए हैं। उनमें से 2 लड़के ह्यूमंस होते हैं। उन्हें देखकर ज़ाओ युन हैरान होता है कि यहाँ पर ह्यूमंस क्या कर रहे हैं। तो वो लड़की बताती है कि ये सब लोग उस डीमन टॉम के अंदर जाकर वहां पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद ज़ाओ युन सीधा उन लोगों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, जिस पर वो लोग ज़ाओ युन को देखते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं। मगर फिर वो रैबिट गर्ल वो जानबूझकर शरारत करती है और ज़ाओ युन से कहती है कि तुमने सुना वो डीमंस क्या कह रहे हैं, वो डीमंस तुम्हें अपनी डिमोनिक लैंग्वेज में गालियां दे रहे हैं। यकीन जानो उन्होंने तुम्हारी कुत्ते वाली बेइज्जती की है। अगर आप चाहें तो बस मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें
मैं उसके बाद में जाकर इन लोगों को अच्छा सबक सिखा कर आती हूँ। पर अगर आप चाहें तो आप अपनी हार मानकर यहीं पे खड़े रह सकते हैं और उन लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। ये सुनकर जाओ यून अपना सिर पकड़ लेता है और वो रैबिट गर्ल हंसते हुए कहती है कि अब बताओ बच्चू, अब कैसा फील हो रहा है? मगर जाओ यून कहता है कि शाओ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा है, सच में मेरी सबसे अच्छी और वफादार दोस्त बनोगी। ये सुनकर वो रैबिट गर्ल भी बिल्कुल हैरान सी रह जाती है और कहती है कि क्या इसका दिमाग खराब है? कौन भला इसकी हेल्प करना चाहेगा? इतने में हमें दिखाया जाता है उसी गोल्डन ईगल बर्ड को, वो भी वहां पर आ पहुंचता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आते ही वहां पर अपने एक सीनियर के सामने आकर फौरन से झुक जाता है। जिसके बाद उसका सीनियर कहता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर ह्यूमंस को किस तरह डील कर रहे हो? तो वो ईगल मैन कहता है कि मैंने यहाँ पर ह्यूमंस का जीना हराम किया हुआ है, खासतौर पर उस जाओ यून का। मैंने पहले ही उसे किनारे लगा दिया है क्योंकि वो एक फोरबिडन लैंड में गया है जहाँ पर उसका बचना नामुमकिन है। ये सुनते ही वो बंदा बेर उसके सामने वही टर्टल शेल निकाल कर बाहर फेंकता है और कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि फिर आखिर तुम्हारे साथी को किसने मारा है? उस शेल को देखकर वो ईगल भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या गोल्डन टर्टल, इसे किसने मारा? और इस तरह वो सीनियर कह रहा होता है कि उस लड़के ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। मगर वो गोल्डन ईगल वहां पे खड़े हुए एक दूसरे ह्यूमन से कहता है कि जरूर ये काम तुम्हारा होगा, तुम ह्यूमंस इतने खतरनाक हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की। मगर वो वॉरियर कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे तुम्हारे इस गोल्डन टर्टल को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर वो गोल्डन ईगल उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले उस डीमन एम्परर के टॉम में जाओगे और वहां पर जाकर हमारे डीमन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस को अचीव करोगे और हम लोग वहां पर खड़े होकर बस तमाशा देखेंगे? मगर वो वॉरियर कहता है कि लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई चोट लगी है, तुम बेकी बेकी बातें करने लगे हो। ये सुनकर वो गोल्डन ईगल पागल हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, कोई मुझे इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहा? और जाओ यून वहां पे खड़ा हुआ उस रैबिट गर्ल से कहता है कि आखिर ये कौन लोग हैं? तो रैबिट गर्ल कहती है कि तुम तो ह्यूमन हो ना, तुम तो वैसे भी इंटेलिजेंट हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर जाओ यून फौरन से अपनी सोड निकाल लेता है जिस पर वो रैबिट गर्ल फर बोलने लगती है और कहती है कि ये बंदा साओ जियान है, वान जियान विला से, और इस वक्त ये हम लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। मगर जाओ यून कहता है कि वान जियान विला ये क्या चीज है? तो रैबिट गर्ल कहती है कि ये एक क्रॉस डोमेन है जो कि कैंडू और सोड मेकिंग डोमेन्स के बीच में मर्ज होता है। यूं समझ लो कि इसके सोड स्किल्स बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं क्योंकि जिन फेंग सेक्ट ने इस जैसे न जाने कितने ही सोड मास्टर्स को परफेक्टली ट्रेन किया है और इस वक्त दुनिया का सिर्फ एक ही सबसे बेस्ट सेक्ट है और वो जिन फेंग सेक्ट है। ये सुनते ही जाओ यून कहता है कि तुम तो सच में काफी एजुकेटेड लग रही हो। मगर वो रैबिट गर्ल कहती है कि यकीन नहीं आता कि तुम अनएजुकेटेड हो। ये सुनते ही जाओ यून फिर से अपनी सोड निकालकर उसे डराता है और कहता है कि मेरे सामने अपनी ये चर्बी वाली जबान मत चलाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये छोटी सी जबान में अपनी सोड के साथ काट दूं। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है और कहती है कि मैं तो बस ये कह रही थी कि ह्यूमन सच में बहुत ही खतरनाक होते हैं। इतना कहने की देर थी कि वहां पर वही लड़की आ जाती है जिससे जाओ यून पहले भी मिल चुका था। उसे वहां पर देखते ही एक वॉरियर भागा चला आता है और वो कहता है कि मिस किन आप यहाँ पर कैसे आ गई? मगर इस तरफ जाओ यून कहता है कि अब ये कौन है? जिस पर वो लड़की फिर से कहती है कि क्या तुम वाकई में ह्यूमन हो? ह्यूमंस के पास तो अपनी इंटेलिजेंस होती है, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? ये सुनने के बाद जाओ यून फिर से उससे सब कुछ उगलवाने के लिए अपनी सोड उसकी गर्दन पर रखता है जिस पर वो रैबिट गर्ल बोलना शुरू करती है और कहती है कि ये किन मिंगयू है जो कि जूशियाओ कॉन्टिनेंट से आई है। इसका फादर वहां पर एक हाई लेवल का एम्परर है, उसकी वजह से इस लड़की से कोई भी बंदा टकराने की कोशिश नहीं करता। मगर जाओ यून कहता है कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ, मेरे आगे इसकी क्या हैसियत है? जिस पर वो रैबिट गर्ल भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा है, कोई एम्परर की बेटी भला सन ऑफ गॉड के आगे क्या हैसियत रखती है? और दूसरी तरफ फिर एक वॉरियर आ जाता है और कहता है कि मिस मिंगयू आप यहाँ पर आ गई, सच में आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मगर मिंगयू उससे कहती है कि अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। और फिर जाओ यून देखता है कि उस लड़की के बस एक इशारे पर वहाँ पे मौजूद लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि साओ टियान वो सीधा जाकर उस लड़की से मिलता है और कहता है कि यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी किन फैमिली भी इस एंशिएंट टॉम में जाना चाहती है। जिस पर मिंगयू कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते ही वो उसे भी इग्नोर करके वहां से चली जाती है जिस पर साओ टियान गुस्से में पागल होने लगता है और कहता है कि जब से ये एंशिएंट टॉम ओपन हुई है तब से कोई भी बंदा मुझे सीरियस नहीं ले रहा। और इस तरफ मिंगयू फिर जाकर सीधा जाओ यून को देखती है, उसके पास वो रैबिट गर्ल भी होती है।
जिस पर मिंग्यू कहती है कि बुक्खड़ कहीं के, लगता है तुम इसे भी खाने वाले हो। इतने में वो रैबिट गर्ल कहती है कि वो डीमन एम्परर टॉम ओपन होने वाली है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक पावरफुल एनर्जी आती है और वहां पे मौजूद हर जगह बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और फिर उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही जोरदार ग्रेविटी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद जितने भी वीक डीमंस होते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि ये जगह इतनी खतरनाक है, अगर हम लोग अंदर गए तो हम लोग मारे जाएंगे। मगर फिर वहां पे मौजूद उनका सीनियर कहता है कि तुम लोग जितने भी वीक लोग हो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम लोग अंदर जाना डिजर्व नहीं करते। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस एंशिएंट टॉम का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो वो सारे के सारे लोग तेजी से उस एंशिएंट टॉम के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो रैबिट गर्ल फौरन से जाओ युन को रोकती है और कहती है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, मेरी डीमन स्पिरिट वो बहुत जल्द फ्रीज होने वाली है, अगर आप मुझे यहाँ पर अंदर लेकर जाएंगे तो मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। तो जाओ युन कहता है तुम क्या बकवास करने लगी हो, क्या तुम कोई होली बीस्ट नहीं हो। मगर वो लड़की कहती है कि मैं तो बस एक छोटी सी और प्यारी सी रैबिट गर्ल हूँ। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि अच्छा मुझे उस गोल्डन बीस्ट के बारे में बताओ कि अगर मैं उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दूं तो क्या वो उससे मर जाएगा। तो रैबिट गर्ल कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही जाओ युन उसे उठाकर वापस बाहर फेंक देता है और फिर वहां पे मौजूद डीमंस को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और वहां पे मौजूद जितने भी डीमंस थे उन सबका सफाया कर देता है, जिसकी वजह से सिस्टम उसे रिवर्ट देता है और जाओ युन 800 रिवर्ट पॉइंट्स इकट्ठे कर लेता है, जिस पर वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सच में आज तो जैकपॉट लगा है। और वहां पर साउटियान भी खड़ा हुआ होता है और वो उसे देख कर कहता है कि जाओ युन तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, पहले तो तुम्हारा लक अच्छा था मगर अब तुम नहीं बचोगे। ये कहने के बाद वो जैसे एनर्जी चार्ज करने लगता है तो वहां पर मिंग्यू आ जाती है और साउटियान उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है और अपना अटैक रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने से पहले ही खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ फिर वो लड़की जब जाओ युन को दोबारा देखती है तो वो उसे दोबारा से बुक्खड़ बोलकर चली जाती है और जाओ युन एक रूम की तरफ जाता है तो वहां पर उसे बहुत सारे एंशिएंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। उसे फील होता है कि ये एंशिएंट कैरेक्टर उसकी कल्टीवेशन से रिलेटेड हैं, उनमें क्योस एसेंस और बहुत सारी क्योस पावर्स के रिलेटेड नॉलेज मौजूद होती है, जिसे वो पढ़ने के बाद कहता है कि यहाँ से तो मुझे काफी हेल्प मिल सकती है, मैं अपनी क्योस पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूं। ये कहने के साथ ही वो एक जगह बैठ जाता है और वहां पे मौजूद उस इनहेरिटेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके साथ हमें उसके सीक्रेट स्पेस में दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी इनहेरिटेंस जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो अचानक उसकी बॉडी से एकदम से एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है जो कि पूरी एंशिएंट टॉम में फैल जाती है। और जैसे ही वो उस कल्टीवेशन को रोकता है तो वो हैरान हो जाता है कि मैंने इतना जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं किसी ब्रेक थ्रू को इतनी आसानी से और इतना जल्दी कर पाया हूँ। मगर वो देखता है कि मिंग्यू वहां पर खड़ी हुई है और वो उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर पूरे 27 दिन लगा दिए हैं और तुम्हें लगता है कि तुमने ये सब कुछ जल्दी कर लिया है। 27 दिन का सुनकर जाओ युन भी बिल्कुल हैरान रह गया था और इन 27 दिनों में मैं तुम्हें सारे दुश्मनों से बचा रही हूँ, खासतौर पर गोल्डन ईगल से। वो तुम्हें मारने के लिए बार बार यहाँ पर आ रहा था मगर मैंने उसे हमेशा यहाँ से भगा दिया। अब मुझे बताओ कि तुम मेरे इस एहसान का बदला किस तरह चुकाओगे। तो जाओ युन कहता है कि तुमने मेरी मदद की है, अब मैं भी तुम्हारी एक मर्तबा मदद जरूर करूंगा। मगर फेरिकिन कहती है कि तुम बस मजाक कर रहे हो, चलो अब चलते हैं। ये कहने के बाद वो लोग एंशिएंट टॉम से बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और उनमें से एक साउटियान भी मौजूद है। साउटियान वहां पर जाओ युन के इंतजार में खड़ा हुआ था और वो लड़की जाओ युन से कहती है कि क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है। तो जाओ युन कहता है कि नहीं, मैं तो पहले दिन से ही इससे नहीं डरता। ये सुनकर वो लड़की एक साइड पे चले जाती है और दूसरी तरफ साउटियान फिर जाओ युन से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं, ना ही वो लड़की अब बीच में आएगी। ये कहते ही वो वापस से अपने ईगल फॉर्म में आ जाता है और हवा में ऊपर जाते ही जाओ युन पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है। तो दूसरी तरफ जाओ युन उस पर अपनी सिल्वर सील से हमला करता है और उसकी अटैक को काउंटर करता है। ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर जाओ युन वो स्पिरिट लेवल को कैसे अचीव कर सकता है। उसने कुछ ही देर में स्पिरिट रियलम को अचीव कर लिया।
मगर कुछ लोग कहते हैं कि जरूर इसने एंशिएंट टॉम के अंदर उस इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया होगा जिसकी वजह से इसने ब्रेक थ्रू किया है। इतना कहने के बाद ज़ाओ युन उस एनर्जी अटैक को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो ईगल भी बिल्कुल हैरान रह गया था और वो ज़ाओ युन से कहता है कि अगर तुम वाकई में इतने ताकतवर हो तो फिर लगता है अब मुझे भी पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी। जिस पर ज़ाओ युन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, इस पावर लेवल के हिसाब से तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहने के बाद ज़ाओ युन जैसे उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है तो वो ईगल अचानक अपने सामने एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।